हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज 26 नवंबर है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे आज ऐसे 5 टॉपिक पर, जिसमें से 4 ऐसे टॉपिक हैं जरूर आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यह साल भर चर्चा का विषय रहता है, जहां पर आप लोगों को इससे संबंधित प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर अगर हम बात कर लें मेंस और इंटरव्यू में, यहाँ से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मजबूत करने में जुटा भारत। अभी हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में आप देख रहे होंगे भारतीय जो उपमहाद्वीप में राजनीतिक समाधान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में लगातार हम बात कर रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को किस रूप से स्थापित किया जा सके, ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक संतुलन को बनाया जा सके, सांस्कृतिक संतुलन को बनाया जा सके और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। तो इस संदर्भ में सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे भारत की विदेश नीति का मूल तत्व क्या है, और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं आपको मेंस में और इंटरव्यू में। तो ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को इन सारे पक्षों को समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है अनुसंधान और समावेशी विकास की राह पर भारत चल रहा है। हम लगातार कुछ वर्षों से ही बात कर रहे हैं। मेरे पुराने युक्ति इस पर जो डीएनए आप लोगों को देखते थे, उसमें से मैं आप लोगों को बता रहा था शुरू से ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में भारत को और भी निवेश करने की जरूरत है। तो हाल ही में निवेश को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, फंड बनाई गई है। इसके परिप्रेक्ष्य में देखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भारत का एक मूल तत्व के तौर पर सामने आ रहा है, तो यह किस रूप से चुनौतियां लेकर आएगा, किस प्रकार के समाधान लेकर आएगा। साथ ही साथ हम विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के साथ तुलना भी कर लेंगे, ताकि आप यह समझ पाए यह क्यों जरूरी है भारत के, विकसित भारत के संदर्भ में। क्लियर है? तो इससे संबंधित सारे पक्ष को देखेंगे। नेक्स्ट है समस्या बना संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। आज 26 नवंबर है, तो संविधान दिवस के तौर पर हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान में रखना है कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत डेवलप हुआ है वो किन संदर्भों में हुआ है। समस्याओं के निदान के संदर्भ में हुआ है। इस संदर्भ में सारी चीज़ों को हम जब देखते हैं, तो वास्तविक रूप से संविधान किस प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है, यह बहुत ही जरूरी पक्ष है। तो इस सारे संदर्भ को हम समझने का प्रयास करेंगे आज के सीरीज में। नेक्स्ट है राज्यपाल को राज्य में कितने अधिकार प्राप्त है, किस सीमा तक प्राप्त है, या अपेक्षा किस रूप में की जा रही है। जो संविधान में बातें लिखी गई है, केवल उसी संदर्भ में या उसी दिशा दशा में हमें राज्यपाल के अधिकारों को समझना है, या संविधान के उस संविधानवाद के संदर्भ में जहां पर अपेक्षा ऐसी की जा रही है, संविधानवाद जहां पर लोकतंत्र को जीवित रखने वाले एक साधन या साधक के तौर पे से देखना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे हाल ही में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया संविधान पीठ के द्वारा, जिसमें माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 14 सवाल पूछे गए थे, उस संदर्भ में तो सारे पक्षों को देखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य किरण, जो 19वां संस्करण आपको कल से आयोजित किया जा रहा है। तो इससे संबंधित फैक्ट को हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे प्रीलिम्स के स्तर पर। तो सारी चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए बौद्ध युक्ति क्लासेस को, ताकि हम लोग और भी मजबूत हो पाएं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है। एक चैनल और बनाई गई है जहां पर केवल आपको डीएनए जो पेपर का कटिंग उपलब्ध कराया जाता है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ इस डीएनए का भी आप लोगों को पीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा। और ध्यान रखना है, वहाँ पर पेपर कटिंग के अलावा बहुत सी चीज़ें आप लोगों को केवल पेपर से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए उस चैनल पर दी जाएगी। तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में रहेगा, तो आप उसे डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप हमें हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए क्या हम लोग बेहतर दे रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है, अगर स्वेच्छा हो तो जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ इंस्टा, फेसबुक पर है तो आप फॉलो हमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक देखिए, इसको स्टार श्रेणी में रखिएगा। जो भी इस बार मेंस दे रहे हैं, जो भी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, रीजन इसके पीछे बहुत राजनीतिक समाधान ढूंढने का प्रयास भारतीय विदेश नीति में की जा रही है, भारतीय नीति जो निर्धारक लोग हैं उनके द्वारा। अब यह क्यों किया जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमाएं हैं भारत की जो पूर्वी सीमाएं हैं, आपको पश्चिमी सीमाएं हैं, उत्तरी सीमाएं, साथ में इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है ना।
श्रीलंका के संदर्भ में भी मालदीव में कुछ वर्षों पहले भी समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया था। तो कुल मिलाकर अभी सबसे ज़्यादा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी सीमाएं चर्चा का जो विषय बना रहता है उस संदर्भ में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, लगातार चुनौती देखने को मिले हाल के वर्षों में बढ़ती सामरिक स्थिति के कारण। अभी हम सिंदूर ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर ले, या बांग्लादेश के संदर्भ में हम बात कर ले, म्यांमार के संदर्भ में बात कर ले, चीन के संदर्भ में हम कुछ बात कर ले, श्रीलंका या म्यांमार के संदर्भ में लगातार यह क्षेत्र चर्चा का विषय रहता है। और इसी संदर्भ में कूटनीतिक संबंध को स्थापित करने के लिए भारत लगातार प्रयास करता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको बेहतर रूप से स्थापित किया जाए। ध्यान रखिएगा, पहले बिग ब्रदर का थ्योरी आता था जो कालांतर के बाद चीज़ें बदली और हम एक सॉफ्ट पावर के तौर पर चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, संबंध स्थापित करना चाह, ताकि जो बाहरी तत्व हैं इस रीजन को, इस खित्ते को क्या करें, अपने फायदे के लिए उपयोग ना कर सके। तो इस संदर्भ को ध्यान में रखना। इसी क्रम में सेना के प्रमुख जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, 1 से 2 दिसंबर का श्रीलंका दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब 1 से 2 दिसंबर में श्रीलंका पर दौरे पर जाएंगे, उससे पहले दौरे हो चुके हैं भारत के प्रतिनिधित्व के और श्रीलंका के प्रतिनिधित्व के एक दूसरे वार्ताओं में। तो ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में यह यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई गति देगी, बल्कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे और ऑपरेशन तालमेल को भी पुख्ता करेगा, बेहतर करने का प्रयास करेगा। क्यों यह जरूरी है? तो यह समझिएगा, साझेदारी और स्थायित्व और सहयोग पर जोर देते हुए भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अब यह संदर्भ समझिएगा कि केवल हम राजनीतिक समाधान के साथ साथ उन अवसरों को भी सृजित करें जहां पर ऑपरेशनल तालमेल जरूरी, जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर या किसी प्रकार के आपदा प्रबंधन को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की नीतियां तालमेल बना सकती है। दोनों सेनाएं एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगी। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्यों जरूरी है। अगर बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि श्रीलंका शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात कर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, ध्यान रखिए, क्या क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। यह बहुत ही जरूरी पक्ष है भारत के संदर्भ में कि अभी भी श्रीलंका है ना, इस खित्ते में भारत को उस स्थिति से नजरिए से देख रहा है जहां पर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियां जो भी उभर कर आएगी उसका समाधान तंत्र भारत हमें उपलब्ध कराएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण श्रीलंका का स्पष्ट होता है। अब यहाँ दूसरा चीज ध्यान में रखना है, खासकर ऐसे समय में जब इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र तेजी से बदलते राजनीतिक और दबाव का सामना कर रहे। अब हम इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर की हम बात कर ले, तो अगर हम बात करते छोटा सा मैप यहाँ हम बना ले, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर आपको अमेरिका है, ठीक है ना। तो जो यहाँ से क्षेत्र लेकर यहाँ तक क्षेत्र है, यह हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और यह हिंद प्रशांत सागर। तो यह जब इस खित्ते में राजनीतिक असंतुलन हमेशा बना रहता है, शक्तियों का है ना हमेशा क्या चलता है, ट्रसल वार चलता है, जिसमें चीन भी अपनी भूमिका यहाँ से निभाता है, अमेरिका भी अपनी भूमिका यहाँ से निभाता है, भारत की अपनी स्थिति है। क्वाड के संदर्भ में बातें होती है, हिंद प्रशांत पैसिफिक रीजन की बात होती है, जिसमें मंचों के माध्यम से इसमें कैसे शक्ति संतुलन किया जाएगा। इस संदर्भ में जो भी राष्ट्र है, संबंधित राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पाकिस्तान और इस प्रकार अफ्रीका के कुछ देश इधर है, अफ्रीका के कुछ देश है, सभी का एक मूल मकसद यही होता है कि इस रीजन में कैसे हम शक्ति का संतुलन कर पाए। इसमें भारत की स्थिति को हमेशा क्या देखा जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट से देखा जाता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में बात करता है, वैश्विक धारा की बात करता है, सभी ग्लोबल को क्या है बाइपोलर ना बना के मल्टीपोलर बनाने का प्रयास करता है। इसे संदर्भ को समझिएगा। अब इसमें प्रमुख जो हमारे एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो पहले भी यात्रा कर चुके हैं श्रीलंका के, भारत के नेबरहुड पॉलिसी को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रखे। अब ध्यान रखिए, यात्रा के दौरान क्या किया जाएगा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का विस्तार किया जाएगा। कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं इसके संदर्भ में। कुल मिलाकर भारत इन सभी क्षेत्रों में श्रीलंका में निरंतर सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई है, ताकि हम बेहतर कर पाए, हमारी समझ बेहतर हो पाए, हमारा जो द्विपक्षीय संबंध वो बेहतर हो पाए और बहुपक्षीय मंचों में आप बेहतर
एक दूसरे का सहयोग कर पाए। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जब नेबरहुड पॉलिसी की चर्चा होती है तो दो चीज़ें याद रखनी, कब आई है, किस तरीके से ये काम करता है, शामिल देश कौन है, तो इन संदर्भ में सारी बातें सोचनी है, समझनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा उत्पत्ति 2008 में हुई है धारणा की, पर हालांकि ध्यान रखिएगा नेबरहुड पॉलिसी का है ना, पहले 1947 जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो पड़ोस के संदर्भ में हमारे दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक ही रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा जब 2008 में यह विदेश नीति का मूल तत्व बना, उसके 2014 के बाद यह अधिक भी विस्तृत हो गया और इसका स्वरूप परिवर्तन हो गया। यह नेबरहुड पॉलिसी को इस रूप से केवल नहीं देखता है कि हमारे पड़ोसी है उसमें हमारे राजनीतिक संबंध चाहिए, यह इस रूप से भी देखता है कि हम इस मंच का प्रयोग कैसे वैश्विक नेतृत्व में कर सकते हैं, कैसे वैश्विक मंचों पर कर सकते हैं। इस संदर्भ में इस पॉलिसी की और भी महत्ता बढ़ जाती है। अभी मैं चर्चा करूंगा ये क्यों शब्द बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अवधारणा क्या इसके बीच है कि भारत इस पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करने का तरीका समझाता है कि हमें अपने पड़ोसी के तौर पर बड़े, अगर हम बड़े देश है, हम संपन्न देश है, तो अपने छोटे देशों के साथ, अपने छोटे कम संसाधन देशों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भारत का इस पॉलिसी का वैश्विक स्तर पर समर्थन मिलता है। आज तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला, ऐसा उदाहरण नहीं मिला भारत के संदर्भ में वैश्विक मंचों पर कि भारत ने अपनी केवल स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसियों का हनन किया, उसके नीतियों का, उसका राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। आज तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है। ध्यान रखिए हालांकि पाकिस्तान के साथ टसल हमारे हमेशा रहते हैं, पर आज तक इस संदर्भ में नहीं समझिएगा कि भारत ने उसके प्रति अपनी विदेश नीति में कुछ इस प्रकार की बड़े देश से, बड़े संपन्न देश के या शक्तिशाली देश के संदर्भ में अपना व्यवहार किया होगा। मोस्ट फेवर नेशन भारत पाकिस्तान को देता था, पर पाकिस्तान भारत को नहीं देता था। भारत इसलिए देता था कि हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को वो पूर्ति कर पाए। ये चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर ध्यान रखिएगा निकटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के प्रतिबंध करने की राजनीतिक दिशा भी प्रदान करता है यह पॉलिसी। इसके साथ जो देश शामिल है, भारत के जो पड़ोसी देश टोटल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, सभी पड़ोसी देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। अब ध्यान रखिएगा भारत के नेबरहुड जो पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी, उनमें आपसे जुड़ा के 5 प्रमुख सिद्धांत आप लोग को याद रखना है। क्या 5 सिद्धांत क्या है, या 5 स जिसे हम लोग बोलते हैं। स से सम्मान होता है, संवाद होता है, शांति होता है, समृद्धि होता है, संस्कृति होता है। तो 5 आपको याद रखने हैं, 5 स, जहां पर 5 सिद्धांत काम करते हैं। सम्मान का, संवाद का हम करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, एक दूसरे की समृद्धि की बात करेंगे और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव से ज्यादा कहीं काम करता हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव। तो यह ध्यान रखना इस संदर्भ में बातें करता है। अब इसी के साथ साथ एक और पॉलिसी आता है एक्सटेंडेड पॉलिसीज का। तो एक्सटेंडेड पॉलिसी क्या है, इसका विस्तारित पड़ोस नीति क्या है। तो भारत देखिए क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की बात करता है। अभी मैं क्या बोल रहा था, और मैंने इंटरव्यू के प्रोग्राम में आप लोग गूगल मीट जिसमें ले रहा था, तो मैंने आप लोग G20 जब मैं बता रहा था कि कैसे मंचों का प्रयोग भारत और विभिन्न देश कर रहे हैं एक दूसरे मंचों का। अगर कोई देश किसी अन्य संगठन में है सदस्य और भारत उसका सदस्य नहीं, तो भारत की बातों को वहां कैसे रखा जाता है। और भारत का कोई जो द्विपक्षीय संबंध कोई स्थापित किए हुए है, अगर भारत जिसका सदस्य है उसका अगर वो सदस्य नहीं है, तो वो देश जो हमारा द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हुए है उसकी बातों को हमको उस मंच पर कैसे रखना है। यह नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लगातार और भी बेहतर हो रहा है। इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा जब विस्तारित पड़ोस नीति की हम बात करते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीय पंचों का सहयोग की बात करते हैं, तो कुछ मंच बनाए गए। जैसे आपको याद रखना है आसियान इंडिया मंच बनाया गया, IORA रीजन बनाया गया, उसी के साथ I2U2 बनाया गया, ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच कॉन्सेप्ट दिया गया, जहां पर हम क्या करेंगे इस प्रकार के विचारों को आदान प्रदान करेंगे। जहां पर कोई सदस्य देश द्विपक्षीय संबंधों में मान लीजिए भारत के साथ, इंडिया के साथ कोई एक्स देश समझौता कर रहा है, पर एक्स देश समझौता 3 मंचों में अपना भागीदारी दे रहा, भारत 5 मंचों में भागीदारी दे रहा, 5 संगठनों में। तो ध्यान रखिए जो 2 अतिरिक्त संगठन बच गए ना, वहां पर इसकी बात को रखेगा इस मंच पर। तो ध्यान रखिए ऐसे ही भारत भी उन मंचों पर जहां पर उसको उस मंच पर वो भारत सदस्य नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिए उस संगठन में सदस्य है, तो भारत की बातों को वो 10 देश अपने भारतीय संदर्भ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाते हुए उसकी बातों को रखे, ताकि हम अधिकतम लाभ ले पाए विभिन्न मंचों का, विभिन्न संगठनों का। यही ट्रेंड चल रहा है जिससे इंडो पैसिफिक और ओशियंस इनिशिएटिव भी काम करता है। तो इसका क्यों लागू किया जा रहा है, यह क्यों विस्तारित नीति लाई जा रही है
जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न तरीके से, तो यहाँ पर समझना है क्यों लागू की गई। वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा में भारत की बढ़ती भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान कुछ दशकों में बात करें तो भारत अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा इस रूप से स्थापित किया है जहां पर उसे बराबरी का मंच दिया जा रहा है। आप G20 का सम्मेलन की बात कर ले, जब फोटो सेशन होता है उस वक्त भारतीय जो नेतृत्व है उसकी सहभागिता को देखिएगा अन्य देशों के साथ। अगर हम बात करें UN के मंचों पर बात कर लिया, इस प्रकार कोई भी वैश्विक संगठन है जहां पर भारत प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, जहां भारत शामिल हो रहा होगा, वहां पर उसकी जो कटसी मेंटेन हो किया करवाया जाता है, या संबंधों को विस्तारित करने के लिए जब मेल मिलाप होते हैं तो उस दौर उसके सारे संदर्भ को आप उस दौर देख सकते हैं। किसी राष्ट्र को किस लेगेसी के साथ सपोर्ट किया जा रहा है, इस संदर्भ में समझिएगा। चीन की बढ़ती उपस्थिति का भी उत्तर दिया जा रहा है। लगातार कुछ देशों के द्वारा यह चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि चीन का जो बढ़ता उपस्थिति वैश्विक नेतृत्व में वो कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर रहा है शक्ति संतुलन को लेकर, तो भारत इसका प्रत्युत्तर हो सकता है, इसलिए भारत को अतिरिक्त सपोर्ट किया जा रहा है। अब ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है, लगातार ऊर्जा की मांग की जा रही है, भारत इस संदर्भ में बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो रणनीति है उसका अधिकतम लाभ। अभी हाल ही में COP30 का जो सम्मेलन हुआ उसमें भारतीय प्रतिनिधि ने क्या बोला, हम अपने लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त कर लें। तो विकसित देश का भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाए। तो यह नेतृत्वकारी भूमिका के तौर पर है, ताकि सलाहकार के तौर पर अगर आपको दिया जा रहा है, बताया जाए छोटे देश अगर इस अचीवमेंट को समय पूर्व प्राप्त करे तो आपका तो प्राथमिक दायित्व बनता है। इस तरीके से ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में भी इसे देखा जाता है। नेक्स्ट है नए बाजार और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए सभी देश भारत के क्षेत्रीय बाजार को, भारत के डिमांड्स को, भारत के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, निवेश करना चाहता है, उसका निर्माण करना चाहता है। तो नए बाजार के तौर पर भारत उभरा है। इसलिए एक्सटेंडेड पॉलिसी में आपको देखने को मिलता है कि हम जब बात करते हैं भारतीय रीजन का, इधर से अफ्रीका का, एशिया का कुछ देश है, फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देश, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले या हिंद महासागर की बात कर ले, उसमें सारे देश भारत में निवेश करने की बात करता है। भारत केवल अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ यह नीति नहीं अपना रहा, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, म्यांमार हो, इसके साथ ही नहीं केवल पॉलिसी अपनाना चाह रहा, इन देशों के साथ भी पॉलिसी को एक्सटेंड करके इस नीति के तहत, विस्तारित नीति के तहत अंतर संबंधों को स्थापित करना चाह रहा। भारत उसमें निवेश करना चाह रहा उन देशों में, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को पुख्ता करने का भी प्रयास करता है। इन सारे संदर्भ में चीजों को देखिएगा। हिंद महासागर में नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि हम इसको क्या करना है, एक्सटेंडेड जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उसको एक्सटेंडेड करते हुए अन्य देशों तक पहुंचे, ताकि जो नजरिया हमारा पड़ोसी देशों के संदर्भ में है वही नजरिया इन देशों में आपको देखने को मिले, जहां पे हिंद महासागर से जुड़े सटे हुए देश शामिल है। इन सारे चीजों को समझिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है, जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक और ऑटोनॉमी सिद्धांत, यह क्या है, श्रीलंका के संदर्भ में भारत इस पॉलिसी को अपनाता है। किस प्रकार का, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सिद्धांत को। अब यह क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत और श्रीलंका दोनों इस जो स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी सिद्धांत का पालन करते हैं। दोनों देश अपने अपने नजरिए से राष्ट्रीय हितों को और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए। अब इसके संदर्भ में होता क्या, अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों को स्वतंत्र निर्णय बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को सहयोग देते हैं। दोनों देश यह बात मानते हैं ना कि तुम और हम क्या करेंगे, अपने जो राष्ट्रीय हित है, सुरक्षा है, नीति है, विदेश नीति है, सभी को स्वतंत्र बना के दोनों की क्या करना, दोनों का इस रूप से पालन करना है कि दोनों के संबंध बेहतर और दोनों का सह अस्तित्व बना रहे। तो इसलिए स्ट्रैटेजी रूप से ये क्या करता है, ऑटोनोमस सिद्धांत को पालन करता है। अब ध्यान रखिएगा, गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध को और भी प्राकृतिक मजबूती देने का प्रयास करता है इस पॉलिसी के तहत। जो भी हमारे संबंध रहे, सांस्कृतिक संबंध रहे, हम बौद्ध धर्म से बात कर ले या हमारे दक्षिण के जो राज्य थे प्राचीन काल में जो विस्तार श्रीलंका तक की अपने राजनीतिक समाधान के लिए, तो इन सारे का सभ्यतागत संबंध है उसको और भी मजबूत कर सके। अब इसके तहत दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध एक राय रखते हैं, जो निर्णायक कार्रवाई है, पक्षधर है, सुरक्षा हितों को लेकर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। जिस तरीके से भारत आतंकवाद को लेकर चर्चा करता है, वैसे ही श्रीलंका, क्योंकि आतंकवाद के संदर्भ में, क्षेत्रीय असंतुलन के संदर्भ में श्रीलंका भी कभी ना कभी प्रताड़ित रहा है। अब ध्यान रखिए, इसके साथ साथ श्रीलंका क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में परिषद
परिषद में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता का क्या करता है, दृढ़ समर्थन करता है। उसमें कोई दो टूक बात नहीं है कि इस मंच पर कुछ और बोल रहा, उस मंच पर कुछ और बोल रहा, इस संगठन में कुछ और भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर जगह, हर मंच पर, हर दृष्टि से भारत का समर्थन करता है, क्योंकि वो जानता है इस संदर्भ में कि भारत अगर मजबूत होगा और भारत की जो पॉलिसी है, विरासत है, जो प्राचीन काल से चला रहा है, नीतिगत, जब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास में राजाओं का संदर्भ, तो उसकी भी नीतियां श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाओं में सह अस्तित्व को लेकर था। ऐसा नहीं कि राजा जब अधिकार करता था इसके सारे अधिकार को छीनकर अपने नेतृत्व में लिया था, उसको सह अस्तित्व देता था। श्रीलंका और या दक्षिण पूर्व एशिया के देश यह बखूबी जानते हैं कि भारत किस नजरिए से अपने विदेश नीति को देखता है और किस तरीके से वो विस्तारित कर रहा था। सारे संदर्भ को समझिएगा। वहीं भारत क्या करता है, ब्रिक्स तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर श्रीलंका के हितों का लगातार हिमायत भी करता है, हिमायत भी रखता है, उसकी बातों को रखता है। तो मैं यही बात कर रहा था, मंचों का प्रयोग करना। आप लोगों को मैंने हाल ही में इंटरव्यू प्रोग्राम, जो इंटरव्यू का जो गूगल मीट सेशन चलता है, उसमें यह मैंने आप लोगों को समझाया भी था कैसे मंचों का प्रयोग करता है। श्रीलंका क्या करता है कि हर मंच पर जहां जहां श्रीलंका जाएगा भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने की बात करेगा। भारत क्या करेगा, जहां जहां जाएगा भारत की पड़ोस नीति में श्रीलंका की नीतियों को रखने का प्रयास करेगा। हालांकि और भी देशों का रखता है, पर ध्यान जिस देश की तवज्जो देना उसको सबसे पहले रखता है। तो यह ब्रिक्स में भारत के संदर्भ की बात करेगा, अन्य बहुपक्षीय मंचों पर श्रीलंका के हितों के संदर्भ में बात करेगा। नाम नहीं लेगा पर उसके संदर्भ को जरूर बताएगा, जिससे विभिन्न मंच इस पर काम करना चाहते, विचार करना चाहते, इन सारे चीजों को समझिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वायत्तता, साझा सुरक्षा चिंताएं और पारस्परिक सांस्कृतिक जुड़ाव हो पाता है, तो हम एक बेहतर कल का निर्माण कर पाते, बेहतर संबंधों का निर्माण कर पाते दोनों देश। तो यह बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान रखिए, मूल तत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि भारत के विदेश नीति को इतना विस्तार दिए जाने का क्या आवश्यकता, किस रूप से वो विस्तार दे रहा है, या इतना क्यों तहज़्ज़ुब मिलता है भारत की विदेश नीति को। तो ध्यान रखिएगा इसके पीछे मूल कारण क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिए, राजनीतिक स्वायत्तता की बात करता है, रणनीतिक स्वायत्तता की, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर यह जरूरी है यह समझना कि जब भारत इस प्रकार के संबंधों को क्यों दे रहा है, तो जो इस वरीयता दे रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, वैश्विक परिदृश्यों में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार यह दे देता है। जैसे ही बदल रही स्थितियां उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार के संदर्भ में यह दिखता है। वहीं प्रमुख मूल तत्व हम विदेश नीति की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा रणनीतिक स्वायत्तता, जहां पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, किसी एक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा बने बिना वो क्या करेगा, स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाएगा, विभिन्न ब्लॉकों का निर्माण करेगा, जहां पर सभी को सह अस्तित्व की बात करता हो। ऐसा नहीं कि तुम अमेरिका हो तो बड़े हो तो इसका मतलब कुछ छोटे देश, छोटे श्रीलंका देश को दबा दोगे, ऐसा एकदम नहीं है। उसके हित अपने हैं, तुम्हारे राष्ट्रीय हित अपने हैं। यहाँ पर संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात करता है, हमेशा भारत यही बात करता है, क्या करना है, पहले प्रोटेक्शन करना, नेशनल जो हमारे इंटरेस्ट है उसको पूरा करना, सभी देश इसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो भारत कभी भी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो वैसे ही दूसरों देशों के साथ भी अपेक्षा करता है, उसके भी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक जो हित हैं उसको भारत इज्जत देता है, समर्थन करता है, इसका विरोध नहीं करता। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात करता है। तो जैसे हम इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं तो भारत जैसे अपेक्षा करता है वैसे विश्व से भी अपेक्षा करता है। तो ध्यान रखिएगा, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है, युद्ध से दूरी की बात करता है, बहुपक्षवाद का समर्थन करता है। हाल के दिनों में जब शांति स्थापना की बात की जा रही थी, रूस यूक्रेन के मामले में, इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। या पाकिस्तान की हम बात कर ले तो भारत ने कभी आज तक पहली बार वार नहीं किया। हालांकि ध्यान रखें, सिंधु जो ऑपरेशन किए गए थे, बालाकोट ऑपरेशन किए गए थे, तो ध्यान रखना है कि इसके लिए भारत की अपने आतंकवाद के विरुद्ध किए गए रिएक्शन के तौर पर चीजें हुई थी। अब यह नहीं कि भारत एक युद्ध के संदर्भ में समर्थन करता है। भारत आज तक किसी भी देश के साथ पहला कदम युद्ध के तौर पर नहीं रखा। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा,
आपको गुड निरपेक्षता का विरासत देता है कि गुड निरपेक्षता क्या होना चाहिए, लेगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, किस तरीके गुड निरपेक्ष बनाए रखना। शीत युद्ध से विकसित यह सिद्धांत आज बहुयामी स्वरूप लेकर आया हुआ है। आप विभिन्न मंचों पर देखते होंगे, अगर हमको किसी से संबंध बना के भी रखने पर उसके विरोध में नहीं बोलना है तो गुड निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपना कर रखता है कि हम किसी गुट विशेष की चर्चा नहीं करेंगे, किसी विशेष खास विदेश नीति का समर्थन नहीं करेंगे। इस संदर्भ में नेक्स्ट है पड़ोसी पहले होना चाहिए। तो नेबरहुड की फर्स्ट की बात करता है, पड़ोसी देशों के साथ स्थिरता, संपर्क, विकास और सुरक्षा की बात करता है, साझेदारी की बात करता है। इसको हम पहले रखेंगे, बाकी हम और भी चीजों को साथ में करते रहेंगे। एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट की बात करता है, दोनों तरफ की नजरिए की बात करता है। हम एक्ट ईस्ट भी लेंगे, लुक वेस्ट भी करेंगे। तो यह अंतर संबंधों को स्थापित, जहां पर एशिया प्रशांत की बात करेगा, पश्चिम एशिया की बात करेगा, अफ्रीका के साथ साथ गहरे संबंध स्थापित करने की बात करें। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं वैश्विक साउथ की आवाज की बात करते हैं, लगातार हम विकासशील देशों के नेतृत्व, सहयोग और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और भारत G20 का जब अध्यक्षता कर रहा था, उसमें इसको स्थापित करने में कितनी अहम भूमिका निभाया, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। जब आपको अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलवाता है, तो ग्लोबल साउथ के देशों जो पिछड़े हैं, अल्प विकसित, उन देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है। तो यह विदेश नीति का ही मूल तत्व के तौर पर देखते हैं। आर्थिक कूटनीति हाल के दिनों में हुआ, जहां निवेश, व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत आर्थिक टूल के तौर पर उपयोग करता है। याद कीजिए, मैं अभी आप लोग को जो गूगल मीट चल रहे हैं आपको इंटरव्यू के लिए, उसमें इसकी बात भी मैंने चर्चा भी की थी। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाके वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिनका नहीं भी हुआ तो भी जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कैसे अपने बातों को रखनी है, किस रूप से अपने आप को संतुलित करना है, किस सीमा तक अपने ज्ञान को अर्जित करवाना है, ये सारी चीज़ें। अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाए, वो कितना हम्बल है, किस तरीके से वो बात करते हैं, उन मंचों को जाके सुनिए। उस और यह प्ले लिस्ट बना होगा इंटरव्यू प्रोग्राम का सेशन का, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर डायस्पोरा नीति, ध्यान रखिएगा, लगातार भारत अपने भारतीय मूल के लोगों के संबंध मजबूत करने का प्रयास करता है। जब हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, उस संदर्भ में भी डायस्पोरा नीति के संदर्भ में भारत हमेशा काम करता है, हमेशा संबंध। अगर किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है, कभी राजनीतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जैसे भारतीय डायस्पोरा प्रभावित होता है, तो भारत उसे वापस लाने, वतन वापस लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहता है। तो हम सुषमा स्वराज की उस बात को दोहरा सकते हैं कि अगर भारतीय अगर चांद पर भी होगा तो भारत प्रतिबद्ध हो उसको लाने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, बहुपक्षवाद का समर्थन भी करता है, जो सपोर्ट और मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन से उसकी बात करता है, जहां पर UN, WTO, WHO, ब्रिक्स, G20 जैसे सम्मेलनों जो संगठन है, मंच है, सक्रिय जिम्मेदार पूर्वक भूमिका निभाने की बात करता है, जिसमें बहुपक्षवाद हो, सभी को इसमें सहभागिता हो। जो यथास्थिति जब समसामयिक आवश्यकताओं के आधार पर जिन संस्थाओं का गठन हो चुका है, अगर वो 40 साल 50 साल बाद भी अपने मूल धारणा में परिवर्तन नहीं कर पा रहा, तो जरूरी है कि हम बहुपक्षवाद का समर्थन करते, उसमें संशोधन करें। और लगातार इस पर बात भी हो रही, चर्चा भी हो रही है कि इसमें बदलाव होंगे। कुल मिलाकर यही बात है। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, प्रयास कीजिएगा इन प्रश्नों का सॉल्व करने के लिए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के मूल अवधारणा क्या है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और लगातार प्रयास करने की जरूरत है ताकि आप लोग अभ्यास करते रहे। चलिए एक क्वेश्चन और है, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किन 5 सिद्धांतों 5S पर आधारित है? तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से चूज जरूर कीजिएगा। 5 का A, B, C, D क्या होगा? क्लियर है? और चलिए एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, या प्रयास जरूर कीजिएगा, यह बहुत जरूरी प्रश्न है आप लोग को समझने का भी। देखिए प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का मूल तत्व, जो कोर एलिमेंट्स का संक्षेप में रणनीतिक स्वायत्तता, आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी बदलते वैश्विक परिदृश्यों में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना। इसके साथ साथ भारत के विदेश नीति की परिभाषित करने वाले प्रमुख मूल तत्व हैं। ये तो है ही, पर इसके साथ भी कुछ कुछ मूल तत्व है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? बहुत बेहतर प्रश्न है, इसका अभ्यास कीजिएगा। मेंस के बच्चे वो भी, DNA के जो देख रहे हैं वो भी, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी बच्चे, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। हम मूल रूप से यह मानते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमारे कुछ विदेश नीति के मूल तत्व भी है। कैसे दोनों अंतर संबंध है, उसके बाद भारत
इस नीति में किस रूप से अपना योगदान करा, कैसे उसका उपयोग करा, ये भी बताते हुए आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इसमें किस प्रकार के विकल्प देखे जा रहे हैं, किस प्रकार के समाधान के तत्व देखे जा रहे हैं, या जब इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं ना, तो इजी जो प्रश्न पूछे जाता है उसको उत्तर तो चुटकी में दे दीजिएगा। हल्के प्रश्नों का अभ्यास करके कभी एग्जाम में मत बैठिए, मेंस का एग्जाम है, नहीं तो क्या होता है किसी प्रकार का अगर प्रश्न अगर आपको मॉडरेट किया जाता है तो उसमें हवा पानी सबका निकल जाता है, बाद में एग्जाम के बाद बोलते हैं कि सब प्रश्न नहीं लड़ रहा है, क्योंकि अभ्यास पहले आप उन टफ प्रश्नों का किए ही नहीं जहां पर आपके मस्तिष्क को सोचने का समय दे, आपके जो नॉलेज है उसको क्या करे, इन्हांस करने में मदद करे। तो ये चीजें आप प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कोई ऐसा चूरन है और ऐसा कोई टॉनिक है जो 1 मिनट में पिलाए चम्मच से और आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो बहुत भ्रम में है बाबू, आप क्या करो, मेहनत करो, इस प्रकार का प्रयास करोगे, 1 घंटे का वीडियो देखो, आराम से जीवन का आनंद लेते हुए और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। नहीं तो क्या होगा ना कि आप भ्रमित रहोगे जीवन भर और सिलेक्शन नहीं होगा, बाद में यह बोलोगे कि हमने तो मेहनत किया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप उस दिशा से मेहनत नहीं कर रहे जो बीपीएससी या यूपीएससी का डिमांड है। आप इस चीज को सबसे पहले समझो। चलिए आगे हम बात करते हैं, टॉपिक पर आइए, अनुसंधान और समावेशी विकास। ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास के लिए राह पर बात है। अभी हाल ही में अनुसंधान विकास और नवाचार फंड को क्रिएट किया गया। 3 नवंबर की इसकी चर्चा हुई थी, 3 नवंबर 2025 को इसके लिए दिल्ली में आयोजित की गई थी इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कन्वेंशन में, वहां जहां पर यह घोषणा की गई 1 लाख करोड़ के लिए 1 लाख करोड़ की पूंजी से अनुसंधान विकास नवाचार RDI फंड बनाया गया। यह फंड बनते ही है ना लगातार चर्चा का विषय बन गया, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है कि कैसे विकास किया, निजी निवेश कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। याद कीजिए, मैं जब युक्ति आई इस पर हम लोग काम करते थे पुराने चैनल पर, तो वहां पर मैं लगातार जाके वीडियो देखिए डीएनए का, वहां पर मैं जब भी अनुसंधान की बात होती थी, भारत को इस दिशा में एक फंड रिलीज करने की बात करता था, एक ऐसे स्थापना के जहां पर निजी सहभागिता को बल दिया जा सके। सार्वजनिक जब भागीदारी अधिक होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगा, लोगों को उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से अन्य देशों के द्वारा दिया जाता है निजी सहभागिता के सहयोग से। अब इसको कैसे रेगुलेट करना हमारे देश में, यह बहुत चिंता का विषय होगा कि इसको रेगुलेट करने वाले जो तंत्र होंगे वो कैसे व्यवहार में आते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच स्थापित करवा पाते हैं। तो इस चीज को समझिए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, आईपीएल का नाम सुने होंगे आप लोग। पहले आईपीएल नहीं था तो भारत में क्रिकेट की स्थिति क्या थी, लोगों को अवसर किस रूप से मिलते थे, आप स्वयं देखिएगा। अब अवसर कैसे मिल रहे हैं आप इस तरीके से, या जो वुमेन आपको जो कराया जाता है आईपीएल में वुमेन सीरीज, उसमें भी देखिएगा महिलाओं का योगदान कैसे बढ़ के आया, किस तरीके के खिलाड़ी आई कि आज हम वर्ल्ड कप जीत रहे लगातार। अभी तो 3 वर्ल्ड कप जीत कर आई महिलाएं टीम। तो सोच के देखिए कि जब तक निजी सहभागिता को हम नहीं करेंगे अपने देश के संसाधनों के विकास के लिए, हम उसका सर्वोत्तम उपयोग ले ही नहीं पाएंगे। बस यह ध्यान में रखना है ना, किसी व्यक्ति विशेष निजी संस्थानों का उपयोग किस सीमा तक किया जा सकता है, उसकी कितनी शक्तियां होनी चाहिए, इस संदर्भ को अगर समझ लेते तो यह किसी भी देश के लिए यह बहुत ही माइलस्टोन निर्णय हो सकता है। तो इसको इसी संदर्भ में समझिए। देखिए, हमेशा नेगेटिव पक्ष नहीं रखना, पॉजिटिव पक्ष रखना, तथ्यों के साथ रखना। अगर कोई आलोचना भी कर रहा है, आईपीएल का उदाहरण दे दीजिएगा, इससे चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री इस फंड को क्या किया, सौदम विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नवाचार कोष दिया। इस कदम यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस रूप से, तो ध्यान रखिए, भारत अब उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैश्विक परिदृश्य में स्वयं को एक अग्रणी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक में एक हम वैश्विक स्थिति बनाने के लिए, हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम अपना स्थान बना रखे हैं और भी क्षेत्रों में स्थान बना रखे हैं, पर अभी भी साइंस और टेक के एरिया में अभी बहुत सा खाली स्थान बचा हुआ है। उस खाली स्थान को कितना जल्दी भरा जा सकता है, जब इस फंड के माध्यम से हम चीजों पर निवेश करेंगे उसका आउटपुट हमें आएगा। जैसे अगर 1 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं अंतरिक्ष में तो 7 रुपया हमें आउटपुट के तौर पर मिलता है। अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक में हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें 12 रुपया का आउटपुट मिलता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी करेंगे अनुपातिक रूप से हमें क्या मिले, 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अनुपातिक हमें अधिक लाभ मिलेगा। तो यह ध्यान रखना है। अब जिससे दूरगामी और
व्यापक परिवर्तन संभव हो पाएगा। अगर हम बात करें इसी में इसके में आज वैश्विक वातावरण तेज प्रतिस्पर्धा, तकनीकी उथल पुथल के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस संदर्भ में क्या होगा, इस संदर्भ में निरंतर नवाचार संचालित होगा, डिमांड अधिक होगा, क्योंकि लोग पैसे खर्च करने को तैयार है पर उसके पास विकल्प ही अधिक नहीं है। ध्यान क्या रखिए, तो वो क्या करे, किसी खास वस्तु पर ही डिपेंड हो जाए। जैसे आईफोन की हम बात कर लें, आईफोन क्यों इतनी महंगी सीरीज को लेकर आ रहा है, कुछ नहीं करता, बस वो अपने एक्सेसरीज में क्या कर रहा है, बस लेंस को चेंज कर रहा है, कभी इधर रखेगा कभी उधर रखे, 3 को लेंस को इधर रखेगा कभी इधर रखेगा, और कुछ चेंजेस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कर रहा है, पर उसके सारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के बनाए हुए, उसका अपना प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर भी यह डिमांडेड क्यों है, क्योंकि इसके विकल्प के तौर पर और भी कोई ऐसी मोबाइल कंपनी जो स्टैंडर्ड वो मेंटेन करवाता है अपने जो सहभागी कंपनियां, उससे वो कोई और संस्था नहीं करा पा रहा, कोई कंपनी नहीं करा पा रहा। तो निजी निवेश जब भारत में बढ़ेगा तो इस प्रकार के जो लोगों के पास विकल्प मिलेंगे, इससे बेहतर फोन का, इससे बेहतर सामानों का, तो क्या होगा कि देश में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगा, तकनीकी उथल पुथल बढ़ेगी, तकनीकी गुणवत्ता बढ़ेगा, जिससे लोग कम मूल्य में अधिक सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर बात है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप चीन का ले सकते हैं। चीन में अगर आपके पास 100 रुपया है, मान के लिए भारतीय मूल्य में 100 रुपया है, तो आप 10 वस्तुओं को वहां खरीद रहे हैं, तो भारत में अगर 100 रुपया आपके पास है तो आप 5 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो यह भी आपको समझना है कि वस्तुओं में खरीद का स्तर भी घटा बढ़ा देता है, क्योंकि मूल्य सस्ता रहेगा वस्तु ज्यादा आपको मिलेगा, मूल्य अधिक होगा तो वस्तु आपके पास कम होगा, तो सेवा ही कम ले पा रहे हैं ना, सीधा सा अर्थ इसे समझिएगा। तो इसलिए आप इसको समझिएगा कि नवाचार आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पर इसे हम देख सकते हैं कि जितना हमारे उपभोक्ताओं के पास चयन करने की शक्ति होगी उतना ही वो देश मजबूत होगा, क्योंकि वो निवेश अधिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट निर्माण करना है, उस सेवा को आपूर्ति करने के लिए आपको विकल्पों की तलाश करनी होगी सारे उद्योगपतियों को। तो ये चीजें समझिए, क्योंकि डिमांड ऐसे उपभोक्ताओं से किया जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देश में इसलिए विश्व नेतृत्व करते हैं क्योंकि अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा अनुसंधान में निवेश करते हैं। जो देश सबसे ज्यादा निवेश करेगा वो अधिक टेक्नोलॉजी के तौर पर अपने आप को आगे पाएगा। जैसे इजराइल के तौर पर, इजराइल में देखते हैं ना, कोई ऐसा कंपनी है जो इजराइल से छिपा हुआ है। आप गूगल चला रहे, यूट्यूब चला रहे, फेसबुक चला रहे, सब तो वहीं से भरा पड़ा है। इस चीजें समझिएगा वो क्यों कर रहा है निवेश। जान रहे, छोटा सा देश इजराइल है, वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकता है एक बटन से, क्लिक से। अगर चाह ले उसका मन तो साइबर ही हैक कर बोलेगा हम नहीं चलाएंगे, जाओ, उथल पुथल सारा सिस्टम हो जाएगा। अमेरिका चाहेगा जीपीएस बंद करना तो आप सारे इकोसिस्टम को बंद कर देगा, वो डाटा उसके पास सारी चीज़ों का है। तो इस तरीके से समझिएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको जब मजबूत होना है, हम अपने स्थितियों को इस रूप से मजबूत करें जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को क्या करें। अब वार कम आपको विकल्प के तौर पर देखें, कुछ सालों के बाद जाकर देखिएगा, आज से 20 साल 30 साल 50 साल के बाद जो इस प्रकार के द्विपक्षीय वार होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे। आपको ट्रेड वार शुरू होगा, उसके बाद हालांकि अभी भी ट्रेड वार चलता है, टेक्नोलॉजी वार शुरू होगा, अंतरिक्ष में वार शुरू होगा, सैटेलाइट सबका क्या किया जाएगा, इस प्रकार के विकल्पों की तलाश की जाएगी। तो युद्ध का भी क्षेत्र बदल जाएगा, युद्ध की प्रकृति भी बदल जाएगी। अब असला बारूद वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाए। जैसे उग्र भारतीय में वामपंथी लोग क्या करते थे, जो माओवादी लोग थे, उनका जाके सुनिएगा। अब वो बोले बदलते विश्व में हथियार उठाकर अब अपनी मांगों को पूरी नहीं की जा सकती है। वैसे ही कुछ वर्षों के बाद, 30 साल 40 साल 50 वर्षों के बाद द्विपक्षीय संबंध जिस तरीके सीमाओं का स्थानांतरण करने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इस प्रकार से लोगों को क्या किया जाएगा, एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, कंट्रोल करना चाहेगा और डिमांड करेगा उसके बदले। तो यही चीजें समझिएगा। वहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इजराइल अपने जीडीपी का सबसे अधिक 6.3 से लेकर 6.5 तक क्या करता है, खर्च करता है। कुल जीडीपी का सबसे ज्यादा इजराइल खर्चा करता है। देखिए उसकी स्थिति, खुद आपको स्थिति पता चल जाएगा इजराइल का क्या वर्ल्ड में स्थान है। किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए, मोर डेवलपमेंट की बात की जाए, सबसे ज़्यादा इजराइल वहाँ आपको दिखता हुआ मिलेगा। वही बात करें दक्षिण कोरिया का, जीडीपी में कितना खर्चा है, 4.81% लगभग खर्च करता है। तो दक्षिण कोरिया की भी स्थिति जाकर देखिए आप, एडवांस तौर पर कितना एडवांस अपना आइडियोलॉजी डेवलप करता है, कितने रोबोटिक्स और इस प्रकार के चीज़ों को सबसे पहले लेकर आ रहा है। उसके बाद ताइवान का नाम सुनिए होंगे आप लोग, लगभग 4% जीडीपी का खर्च करता है। ताइवान किस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे आगे है, सूचना प्रौद्योगिकी में किस तरीके से आगे है, जाके उसके इतिहास को देखिए, समझ में आएगी चीजें। अब है स्वीडन खर्च करता है 3.6%।
अमेरिका बात करता है, अमेरिका खर्च करता है अपना सकल घरेलू का 3.4 से लेकर 3.5 तक अप्रोक्स, इसी तक आंकड़े बदलते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो खर्च करता है। चीन जीडीपी का 2.4% खर्च करता है, या हम ध्यान रखिएगा कभी कभी 2.5 भी आ जाता है, आंकड़े जिस तरीके से बदले, तो लगभग तो इतना तो खर्च कर रहा है ना। तो चीन की स्थिति देखिए, भारत कितना खर्च करता है, मात्र आप 0.65% खर्च कर रहा है अपने कुल जीडीपी का। तो यह बहुत ही लगातार हम इस पर डिमांड हुई, लगातार समितियां बनी जो बोलता है कि भारत अपने कुल जीडीपी का रिसर्च डेवलपमेंट पर अधिक खर्च करे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि हम जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक रिसर्च डेवलपमेंट में हम खर्च नहीं करेंगे, हमें उसका अनुपातिक रूप से लाभ भी नहीं मिलेगा। तो यह फंड जो बना है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अनुसंधान और विकास के लिए एक मार्ग बनाएगा, विकास की राह तय करेगा। भारत कैसा दिखना चाहता है अपने आप को 25 साल बाद, 50 साल बाद, अगर हम बात करें एट द रेट 2047 की जब बात करें, उस समय भारत किस रूप से देखना चाहता है खुद को? इजराइल से आगे निकलना चाहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, शक्ति के तौर पर अमेरिका से आगे निकलना चाहता है, या कूटनीतिक संबंधों में हम बेहतर अपनी स्थिति रख सकते हैं, जहां उंगली रख देंगे वहीं विदेश नीति परिवर्तित हो जाएगी उस देश की। इस संदर्भ में समझिएगा, तो भारत इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आगे जब बात करते हैं तो शोध विकास का मुख्य नेतृत्व क्या है? भारत अब तक शोध विकास के लिए मुख्य नेतृत्व कार्य सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक उपकरणों के हाथों में था, जो आधुनिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में निजी भूमिका को कहीं ना कहीं कम कर देता है और निर्णायक बन चुका है निजी क्षेत्र की भूमिका। वो चाहे तकनीकी नवाचार हो, औद्योगिक उत्पादन हो, रोजगार सृजन हो, आर्थिक स्वावलंबन हो, हर क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ता है, उस देश की तरक्की उतनी होती है। मान लीजिए अमेरिका में गूगल नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, वहाँ स्थापित नहीं होता, या माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, सोच के देखिए उस देश की स्थिति क्या होती। वो क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि उसके पास इस तरीके एसेट निर्माण करने वाले बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर गूगल के कुल जो इनकम हो रहा है, उसका शुद्ध लाभ हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा विभिन्न देशों के जीडीपी तक नहीं है। सोच के देखिएगा। अब इस संदर्भ में अब भारत वर्तमान में जीडीपी का कितना खर्च कर रहा है? 0.65% खर्च करता है। वैश्विक औसत अत्यंत कम है, इसलिए सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितना है? 65 से लेकर 70%। जो भारत अपने जीडीपी खर्च कर रहा है ना, जो कुल 0.65% अपने कुल जीडीपी का, उसमें सरकारी कितना खर्च कर रहे हैं, सरकारी निवेश कितना हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? तो 65 से लेकर 70%। और ध्यान रखिएगा, और जबकि निजी क्षेत्र का निवेश मात्र कितना हो रहा है? 30 से 35%। ये भी चीजें आपको याद रखना है, लगभग हो रहा है। अब यहाँ पे विकसित देशों की स्थिति देखें तो निजी क्षेत्र का विकसित देशों में कितना खर्च होता है? 70 से 75% योगदान रहता है। तो ऑब्वियसली है कि आउटपुट कम होगा, सरकार के सार्वजनिक पैसे बचे रहेंगे, वो अन्य विकासात्मक कार्यों में करेगा, कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करने में करेगा। यह चीज समझने की आवश्यकता है। जब तक हम सरकारी निवेश को, सरकारी पूंजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते रहेंगे, सरकारी नियंत्रण को स्थापित करते रहेंगे, निजी क्षेत्र बढ़ के नहीं आएगा और वो रिस्क नहीं ले पाएगा जो रिस्क निजी क्षेत्र ले पाता है। इस चीज को समझिएगा। अब जाने पिछले दशक में भारत निजी क्षेत्र के सूचना तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में अधिक वृद्धि किया, उल्लेखनीय वृद्धि हुआ। तो लेकिन अभी भी यह स्तर पर्याप्त नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं, और भी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 2023-24 के आंकड़े के आधार पर रिसर्च एंड डेवलप निवेश निजी भागीदारी लगभग 44% पहुंची। यह उत्साहवर्धक है कि हम जहां पहले 30 से 35% हुआ करते थे, 23-24 में 44% तक पहुंच गए। पर ध्यान रखिएगा, यह अभी और भी अवसरों की तलाश कर रहा है। इस संदर्भ में समझिएगा, दुनिया आज भारत को एक बड़े निवेश केंद्र के तौर पर देख रहा है। अतः यह समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी पूंजी को निवेश करके अधिक से अधिक सर्वोत्तम अवसर दिया जाए और अधिकतम लाभ लिया जा सके, उसका आउटपुट मल्टीपल डायमेंशन के तहत हमें मिल पाए। तो इस सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब निजी निवेश बढ़ने के सकारात्मक परिणाम क्या होंगे, यह भी लगे हाथ समझ लीजिए कि उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन लागत घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो यह जस्ट अपोजिट सारी चीजें होती चली जाएगी। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग में वृद्धि होगी, अत्याधुनिक तकनीकों का विकास और हस्तांतरण तेजी से होगा। कुल मिलाकर उपभोक्ता ओरिएंटेड चीजें हो पाएंगे, उपभोक्ता को अधिक विकल्प मिल पाएगा, तो उपभोक्ता कम पैसे में अधिक चीजें खरीद पाएगा, वो गुणवत्तापूर्ण चीजें खरीद पाएगा। ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके परिणाम स्वरूप समावेशी विकास को गति मिलेगी और भारत वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रिम पंक्ति पर खड़ा मिलेगा। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, क्यों यह जरूरी है। इसरो का नाम सुनेंगे आप लोग। इसरो पहले क्या था?
जब उसमें निवेश होना शुरू कर दिया, इसरो आज क्या है आप खुद समझ लीजिए। जब आप विश्वास कीजिएगा किसी क्षेत्र पर निवेश करने के लिए, उसको अवसर दीजिएगा, उसको खुला स्वतंत्र एरिया दे दीजिए, किसी प्रकार सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा, वो अपने रास्ते खुद तय कर लेगा। बस उसको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा सा सहलाते रहना कि भाई तुम अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं करना। हमारा मूल धारणा क्या है, उपभोक्ताओं को हानि नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य है ना, या पूंजीवाद को अधिक बढ़ावा नहीं दे देना। हमारा अभी भी लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा लेकर चलता है देश, तो आपको उसको स्थापित करते हुए अपनी क्षमताओं का वृद्धि करो। बस सरकारी नियंत्रण इतना ही करना है आपको, संस्थाओं को, जो भी संस्था इसके लिए संबद्ध संस्थाएं, जवाबदेह संस्थाएं, उनको बस इतना ही नियंत्रण करना। बाकी छोड़ दो निजी क्षेत्रों को, उड़ने दो, पूरा आसमान खुला छोड़ दो उनके लिए। देखो कैसे हमारा देश तुरंत ही 10 से 20 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हमारे पास लोगों के पास इच्छाएं हैं, पर उनको बढ़ने के अवसर जो मिलने चाहिए वही आपको पहले नहीं मिल रहे थे। वर्तमान सरकार इसके लिए काम कर रही है, काबिल तारीफ है। और इस तरीके से जब आसमान आपके ऊपर, पूरा आसमान खुला छोड़ दिया जाएगा, तो परिंदे अपने उड़ने की सारी दिशाएं तय कर लेती हैं। इस चीज को समझिएगा। अब है इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश आसान नहीं है, यह भी चीजें ध्यान रखिएगा कि आसान नहीं है, बहुत सी तकलीफ है, बहुत सी बाधाएं होंगी, पर उसका समाधान हमको ढूंढने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि केवल बाधाएं हैं तो हम उसके लिए निगेटिव वे में चले जाएंगे। तो समाधान तंत्र पर ध्यान रखिए, दीर्घकालिक प्रक्रिया के तौर पर हम इसे देखेंगे। ऐसा नहीं कि आज निवेश करें या 1 लाख करोड़ रुपया और अगले साल से डिमांड करना शुरू कर दो, सरकार है भाई तुम क्यों नहीं दिए हमको इतना रुपया आउटपुट के तौर पर। अरे निवेश करो, 10 साल 15 साल देखो उसका परिणाम कैसे निकलेगा। एक पीढ़ी बदल जाएगी जिस दिन ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले क्षेत्र के तौर पर देखिए उसका परिणाम अधिक मिलेगा। अब आवश्यकता है कि सरकार ऐसे अनुकूल माहौल तैयार करे जहां पर निजी उद्योग केवल प्रोत्साहित हो, बल्कि दीर्घकालिक लाभ दृष्टि से भी अपने निवेश क्षेत्रों को बढ़ाए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, निजी क्षेत्र है, उसको इस तरीके से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोरोना काल में प्राइवेट कंपनियां कितनी कोरोना की दवाएं बनाई, सबसे पहले बना के रख दी। तो इस सब सारी चीजों को समझिएगा। आज भारत तेजी से बदलते वैश्विक तकनीकी युग में प्रवेश कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना अनिवार्य है। राष्ट्र को, भारत को यह तय करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो हर संस्था इसके लिए जवाबदेह है, हर व्यक्ति जवाबदेह बनवाना पड़ेगा सभी व्यक्ति को कि तुमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाग लेना होगा, ताकि उन्नयन का एक रास्ता खुल पाए, हम विकास का एक नया मार्ग तलाश पाए, विकल्पों को अधिक दे पाए लोगों के लिए। तो ये सब सारी चीजें यदि सरकार निजी क्षेत्र में मिलकर इस दिशा में योजना ढंग से आगे बढ़े तो भारत केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक नवाचार परिदृश्य में एक अपना अग्रिम शक्ति के तौर पर उभरेगा। तो आपसे आने वाले समय में एक प्रश्न पूछ देगा मेंस में, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से भारत आने वाले दशकों में वैश्विक नवाचार के दृष्टि से परिदृश्य से एक आपको अग्रिम शक्ति के तौर पर उभर पाएगा? तो सारे उत्तर लिख देना, जो भी मैंने बात बताया, जो भी तथ्य आपको दिए गए हैं, आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न ले लीजिए, लगे हाथ, लंबा प्रश्न है पर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने वाली अनिवार्य दिशा में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़े तो भारत न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक नवाचार परिदृश्य में अग्रणी शक्ति के तौर पे या रूप में उभर सकेगा। क्या इस तथ्य से सहमत हुआ जा सकता है? युक्ति युक्त तर्क प्रस्तुत करें। अब ध्यान रखिएगा, सहमति पूछ रहा आपसे और साथ में साथ क्या बोल रहा है, युक्ति युक्त तर्क भी देना है। ऐसा नहीं कि केवल हवाबाजी करके निकल जाना है, जो मैंने बताया तर्क के साथ, एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ अपने उत्तर को क्या करना है, सही करवाना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप मान के चलिए आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट बन के उभरिएगा मेंस में, और मेंस में अगर अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं ना तो इंटरव्यू में बहुत कम समस्या होगा। तो आप जरूर इस सारे प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। पेड ग्रुप है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का ऐप पर जाइएगा, वहाँ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च कीजिएगा, आप उसे जरूर बाय कर लीजिए, ताकि आप है ना कुछ पैसों के लिए ना अपने विकास को रोकिएगा मत, क्योंकि वो जो शुल्क लिया न्यूनतम बस क्या लिया जाता है, जो इसके खर्चे हैं
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, जो भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए होते हैं उसके लिए। बाकी चीज़ें आप लोगों को मेरे बारे में पता, मैं कैसे काम करता हूँ, किस सीमा तक जाके काम करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आज 26 नवंबर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस का हमारा 76 वर्ष हो गया है। इस संदर्भ में बहुत से उतार चढ़ाव भारत ने देखा है, या भारत संविधान ने देखा है कि ध्यान रखिए, भारत में गणतंत्रात्मक, संघात्मक और लोकतांत्रिक ढांचे को निरंतर सशक्त बनाने का प्रयास किया। जितने भी आपको उतार चढ़ाव आए होंगे देश में, संस्थाओं के सामने, सभी का मूल उद्देश्य क्या रहा? हमारे गणतंत्र में स्वरूप को बनाए रखे, संघात्मक स्वरूप को बनाए रखे और लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत बनाए सके, लोगों तक पहुंच स्थापित किया जा सके। सभी संबद्ध संस्थाओं का यही मूल उद्देश्य रहा, संविधान का मूल उद्देश्य रहा। जहां पाकिस्तान की हम बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर, नेपाल की, श्रीलंका के, कई ऐसे देश है समय समय पर अपनी इस जो आज़ादी के बाद उनकी स्थितियां आई थी, तो क्या हुआ, उनकी वहां जनता विश्वास ही नहीं कर पाया, संविधान के प्रति असंतुष्टि रही, लगातार वहाँ विद्रोह होते रहते हैं। बांग्लादेश की बात कर ले, उसके बाद म्यांमार भी आगे बढ़ जाइएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में अभी हाल ही में जेएनजी का विरोध हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। अब ध्यान रखिए, संविधान, अब भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, अधिनियम के तौर पर सारे एक्ट बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके इतने बदलते स्वरूप में, कानूनी बदलते स्वरूप में भी संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद करिए, मैं डीएनए में पहले भी चर्चा कर रखा था कि आपको दिखता होगा प्रथम दृष्टया कि संविधान आमूलचूल परिवर्तन हो गया। शक्तियों ने अपने अपने सत्ता का अभ्यास में अपने को केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास किया है, पर उसका उद्देश्य यही रहा है केवल मात्र कि हम इन शब्दों का जनता तक पहुंच स्थापित करवा पाए। जनता, जो हमारा भारत का देश है, उसके लिए एक बेहतर शासन, अभिशासन को स्थापित किया जा सके, बस मोटो यही रहा है। हालांकि आपको प्रथम दृष्टया ये दिख जाता होगा कि शक्ति का जो संतुलन बनाने में संस्थाएं क्या करें, ओवरलैप कर जा रही, तो उसको सुधारने का भी प्रयास संस्थाओं के द्वारा ही किया जा रहा है, संविधान के द्वारा ही किया जाता है। इस चीज को समझिए। अगर हमारे देश से आपातकाल के दौरान जो स्थितियां हुई थी, अगर उसको हटा दिया जाए, उसको क्षण मात्र या भूल जाया जाए कि हमारे देश में ऐसी कुछ स्थितियां थी, तो राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भारत का संविधान मूलतः संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप संचालित होता रहा है। अब ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता है कि हमारे लोग जो थे अभी राजनीतिक संतुलन को स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो जनता का शोषण कर ले रहे इस हद तक। हालांकि बहुत सी कमियां हैं, तो लगातार संस्थाएं प्रयास करती उसका समाधान के लिए, उसके लिए बेहतर करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पाकिस्तान में है, जैसे बांग्लादेश में, उस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे केवल आपातकाल के दौरान किए गए थे, तो भी उसे न्यायिक व्यवस्थाओं में क्या किया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं में क्या किया, बेहतर करने का प्रयास किया गया था। अब ध्यान रखिए, लोकतंत्र में असहमति की संस्कृति क्या होनी चाहिए? असहमति ध्यान में रखना है। असहमति का मतलब बस इतना राजनीतिक समाधान के तौर पर देखना चाहिए, केवल आपके जो राय है उससे वो दूसरा राय रखना चाहता है, बस इसे इस रूप से समझ जाइएगा, तो हमारा जो भी सिस्टम है बेहतर होने का प्रयास करें। पर कुछ लोग ऐसे अहम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि जब आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई नेता आपके बगल में बैठा हुआ, आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये सीट खाली कर दो, कहीं और बैठ जा रहा, आप मना कर देते तो उसे अपने गुंडों से पिटवा देता है। तो यह नहीं होना चाहिए। विरोध का मतलब, असहमति का मतलब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जनता को कूट दो, या राजनीतिक संस्था, प्रधानमंत्री की हम बात कर ले, राष्ट्रपति की बात कर ले, या अन्य राजनेताओं की बात करें, अन्य संस्थाओं की बात करें, अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे असहमति है, आलोचना करता है या विरोध करता है, तो आपका मूल तत्व क्या होना चाहिए कि आप उसके लिए बेहतर अवसर, उससे बेहतर अवसर उसे उपलब्ध कराए। अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों की हत्या कर दी गई, केवल इसलिए नहीं कि वो व्यवस्थाओं को सुधार करवाना चाहता था, ग्राउंड लेवल पर जाकर आपके भ्रष्टाचार को बताना चाहता, पर संस्थाओं ने उसके लिए उसकी जवाबदेही तय कर दी, उसका मौत। पर उन संस्थाओं पर जवाबदेही तय नहीं की जो आपको इस प्रकार के कृत कर रहे हैं। तो यह सुधारने की व्यवस्थाओं में होना चाहिए, उसके इसलिए से नहीं कि ईगो हट कर लेना है। इस तरीके से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन में सीधी रेखा में चलने वाली व्यवस्थाएं नहीं है। कभी भी आप मान के नहीं चलिएगा, जो देश लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, जहाँ पर भारत जैसी विविधता वाला देश है, वहाँ पर एक कोई सीधी रेखा खींच दीजिए और उस पर सब चलने लगे, व्यक्ति भी चलने लगे, संस्थाएं भी चलने
चलने लगे, प्रशासन भी चलने लगे, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सभी अपने अपने आधार पर अपने विचारों को रखेंगे, अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अपने यथासंभव सर्वोच्च बनने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर का एग्जाम्पल रख लीजिए। कोई 5 व्यक्ति का समूह है, आपके घर है, वहां पर 5 व्यक्ति एक राय तो रख ही नहीं पाता है, उसमें भी विविधता अलग अलग होती है। किसी फंक्शन अगर करवा लीजिए, देखिए कितना विचार आ जाएगा। आप उसका जैसे शादी के विवाह में अगर 20 लोग आपके घर में कोई आ रहे हैं तो फूफा नाराज हो रहे, जीजा नाराज हो रहे, XYZ नाराज हो जा रहे हैं। तो जब आप छोटे से स्तर पर प्रबंधन नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, विचारों में एक रूपता नहीं ला पा रहे, तो सोच के देखिए जहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पर कैसे आ पाएगी एक रूपता। तो वहाँ पर संतुलन बनाना है कि न्यूनतम मार्ग, मान लीजिए एक लाइन खींच दीजिए और उसमें कितना जिग जैग कम हो सकता है आप रखो। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा हो जाना ऐसा हो जाना, ऐसा वाला सिस्टम नहीं लाना है। जिग जैग कम हो और इस सीधी रेखा में लगभग सभी संस्थाएं काम कर रहे, प्रशासनिक अभिकरण काम कर रहा, जनता, इसी जिग जैग कम से कम न्यूनतम डायवर्सन होना चाहिए। अगर आप ये मानक तय कर ले, तो ये स्थिति बना के रखते हो, तो आपका देश बहुत संतुलित रहेगा, आपका देश बहुत बेहतर काम कर पाएगा, आपका देश आगे बहुत जल्दी बढ़ पाएगा। नहीं तो हम अगर अधिक जिग जैग वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे ना, तो क्या होगा, हमेशा असंतुलन। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं म्यांमार का, जैसे एग्जाम्पल आप रख सकते हैं बांग्लादेश का, अभी वर्तमान संदर्भ में नेपाल का ले लीजिए। वो अधिक जिगजैग हो रहा है, संस्थाएं अधिक जाता है, जनता अधिक मार कर रहा है, तो इस तरीके से वो हमेशा असंतुलन की स्थिति में होगा। इस संदर्भ को समझिएगा। अब भारत अपनी सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताओं के बीच उत्पन्न मतभेदों को लोकतांत्रिक परंपराओं का अभिन्न अंग माना, इसलिए लोकतांत्रिक विमर्श के तौर पर समझिएगा। उस पर राजनीतिक गर्माहट को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए काल वेश में कभी भी आपको देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक संगठन जो है लोकतांत्रिक परंपराओं का जो हम स्वरूप देखते हैं, किसी धर्म विशेष के साथ जाते हुए किसी राजनीतिक समाधान के तंत्र पर हमारा सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता के बीच उत्पन्न जो मतभेद हो रहे हैं, उसके बीच राजनीतिक गर्माहट किसी रूप तौर पर आई है, तो इसका मतलब यह नहीं समझना है कि वो नकारात्मक रूप लेकर आया। वहां पर यह 3 भी विकल्प आपको बनाए रखना है। असहमति, आलोचना और विरोध के संदर्भ में किस तरीके के न्यूनतम समाधान हम बेहतर कर सकते हैं या चेक एंड बैलेंस को बना सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यही हाल ही में क्या हुआ, इस वर्ष संविधान दिवस क्यों विशेष है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा 143A के तहत प्रश्न पूछे गए, 14 प्रश्न पूछे गए और मांगे गए। तो यहाँ पर राजनीतिक संतुलन को लेकर भी बार बार संस्थाओं के बीच बातें हो रही थी पहले से। अब हुआ कि संवैधानिक तौर पर जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्र का प्रमुख है, उसके प्रति कैसे न्यायिक व्यवस्थाओं में स्थान दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखिए, स्वदेशी व्याख्या पद्धति अपनाई गई और शक्ति विभाजन सिद्धांत को पुनः रेखांकित किया गया इस मामले में। तो इस वर्ष बहुत खास है कि हमें शक्ति विभाजन सिद्धांत जो अनुच्छेद 50 है उसमें अपनी सीमा कैसे निर्धारित करके रखनी है। तो यहीं पर ध्यान रखिए, न्यायपालिका को समाधान किया गया, न्यायपालिका को संविधान किया गया, सावधान किया गया कि वह शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधायी अधिकरणों के क्षेत्र में अनावश्यक दखल न दे। यह 14 जो रेफरेंस पूछे गए, 14 सवाल पूछे गए, तो उसके माध्यम से तो न्यायपालिका को यह बताया गया तुम अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। शब्द जो बोले गए हैं ना, उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से मत करो, उसकी अलग व्याख्या मत समझ लो। संविधान मूल रूप से आपको दायित्व दिया है बेहतर समाज के निर्माण के लिए, बेहतर संस्थाओं को जवाबदेह बनाने के लिए आपको बेहतर दिया है संविधान अधिकार। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने उस शब्दों का प्रयोग एन केन पराक्रम तरीके से करना शुरू कर दो, शक्तियों का दोहन करने लगो। अब राष्ट्रपति, राज्यपाल एक विशेष अंग है हमारे देश का, उसकी शक्तियों को अक्षुण्ण बना के रखने का आपका भी दायित्व है। हालांकि वो अपने कार्य को अगर नहीं करते हैं, बस आप उससे आग्रह कीजिए और आपके आग्रह मात्र कर लेने से ही ना वो व्यक्ति विशेष जो संस्था के तौर पर काम कर रहा है वो अपने कार्य को कर लेगा। पर आपको ध्यान रखना, उसको क्या करना, आदेश नहीं देना, नहीं तो यह इकोसिस्टम हमारा लोकतंत्र के जो मूल ढांचा उसको बर्बाद कर देगा। सब व्यक्ति अब उसको लंगोटे यार समझ लेगा, लंगोटिया दोस्त समझ लेगा, सब संस्थाएं उसको इज्जत नहीं करना है। पर हमारे राष्ट्र के तौर पर जो प्रमुख है राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य में, इसकी मर्यादा को आपको अक्षुण्ण बनाने का आपका प्राथमिक दायित्व आपको होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को। यह चीज समझने की आवश्यकता, मूल भावना को समझने की आवश्यकता। यह परामर्श तीनों अंगों, ध्यान रखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी संतुलन, पारस्परिक सम्मान और सौहार्द की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। ये जो डिसीजन आया है ना, आपको ये बिल्कुल समझ होनी चाहिए कि जो तीनों संस्थाएं हमारे लिए कार्य कर रही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बीच के आपसी संतुलन कैसी होनी चाहिए, पारस्परिक सम्मान कैसे होना चाहिए एक दूसरे के संबंध में, और सौहार्द एक दूसरे के साथ कैसे बना के रखना है, अनावश्यक तत्व को समझाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण
इस वर्ष का संविधान दिवस जब मनाएंगे तो आप इसे समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका बनाम शक्तियों के संतुलन के दो प्रमुख उदाहरण आप बता सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे उदाहरण है, पर आपसे अगर पूछ ले कि ऐसा 5 कारण बता दो तो 2 कारण जरूर आप इसमें शामिल कर सकते। जैसे एक है कि कॉलेजियम प्रणाली, ये क्या करता है 1993 के बाद की स्थिति, जबकि मैंने कॉलेजियम में कल ही मैंने इस पर चर्चा किया, तो उस वीडियो को जाके देखिएगा, विस्तृत चर्चा की गई है। अब ध्यान रखिए, ये क्या करता है, निर्णय जो है न्यायपालिका ने उच्चतम न्यायपालिकाओं में नियुक्ति और स्थानांतरण को अधिकार अपने हाथों में ले लिया। तो इससे क्या हुआ, अनुच्छेद 124 वर्णित राष्ट्रपति केंद्रित प्रक्रिया से भिन्न हो गई, जहां विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ऐसी प्रणाली नहीं है। विश्व का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि न्यायपालिका स्वयं नियुक्तियां करे, अपने पदों में अपने आप को स्वयं नियुक्तियां करे, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो यह शक्ति संतुलन का कॉन्सेप्ट देता है कि हम सर्वसर्वा हो गए इस डिसीजन में। हालांकि ध्यान रखिएगा, मैं इस पक्ष को अभी भी मानता हूं, आलोचनाओं के बावजूद भी आपको यह मानना पड़ेगा, सुचारू नियुक्तियों को करने में, जल्द नियुक्ति करने में यह कॉलेजियम व्यवस्था कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ। हालांकि इस पर बहुत से आरोप लगाए जाते हैं, कल के वीडियो में जाके देखिए क्या क्या आरोप लगाए मैंने बताया है। पर ध्यान रखिए, जब कार्यपालिका अपना बेहतर काम नहीं करेगी, विधायक अपना बेहतर काम नहीं करेगी, तो इसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में बेहतर करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ, अब स्थितियां बदल गई हैं, तो आपको न्यायपालिका को तय करने का समय आ गया है, इस कॉलेजियम व्यवस्थाओं को पूर्ण परिभाषित करना है, कैसे बेहतर हम शासन अभिशासन को स्थापित कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, इसे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा शक्ति संतुलन को लेकर प्रश्न उठे हैं, इसके संदर्भ में लगातार उठते रहे हैं कि शक्ति संतुलन, जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है। वहीं पर मूल ढांचे का सिद्धांत जो 73 के बाद से आगे विस्तृत हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारतीवाद के बाद यह निर्धारित किया गया कि संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती, किंतु मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, यह हम इस रूप से कह सकते हैं, नेगेटिव कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है जो मूल ढांचे के सिद्धांत में आएगा। समस्या यह है कि मूल ढांचे की कोई सीमित या असीमित अंतिम सूची है ही नहीं। आज अगर किसी विषय पर अगर न्यायालय को लग जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को, कि यह विषय मूल ढांचे में आता, तय कर देगा, तो खुद पता नहीं है विधायिका को और कार्यपालिका को, भाई मूल ढांचा है क्या, उसके विषय क्या है, उसके संदर्भ क्या है, तो वो तय करेगा न्यायालय, और न्यायालय इसका क्या करता, कभी हो सकता है अति युक्ति के तौर पर इसे प्रयोग कर ले अपनी शक्तियों के विस्तार करने में। तो ये चीजें समझने का प्रयास करें। न्यायालय समय समय पर इसके लिए एक तत्व जोड़ता जा रहा है, इसे भी समझिएगा, लगातार इसकी लिस्ट, फेयर लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो किस सीमा तक यह जाएगी, यह भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को नहीं पता है। तो यह शक्ति का विस्तार कर रहा है, तो यह क्या होगा, जो शक्ति संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रभावित करेगा, जो अनुच्छेद 50 के संदर्भ में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में बातें करता है कि कार्यपालिका, विधायिका एक साथ काम करेगी, न्यायपालिका अलग स्वतंत्र रूप से काम करेगी, पर सहयोग के तौर पर रहेगी। अब ध्यान रखिएगा, विधायिका अक्सर संशोधन करते समय आंशिक रहती है, और न्यायपालिका को अपने आप अत्यधिक शक्तिशाली वीटो संस्था में बदलने का अवसर मिल जाता है। इसके तहत हमेशा चिंता में रहेगा विधायिका कि भाई हम इस कानून को लाएंगे, संसद में लाएंगे, इतनी प्रक्रिया को करेंगे, देश का संसाधन बर्बाद होगा, एक वर्डिक्ट के माध्यम से उसे समाप्त कर देगा। जैसे न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में बात देख सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे विधेयक बनाए गए, जिसको अधिनियम बनाया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने क्या किया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो यह चिंता में विषय में रहता है, तो पहले ऐसी कोई व्यवस्था कर लिया जाए, आपको बेंच बैठा दिया जाए, पहले हर एक ऐसा न्यूनतम मार्ग अपनाया जाए कि न्यायपालिका के कुछ लोग होंगे, पहले ही रिव्यू कर ले, भाई बता दो तुम हमको, और विधायिका भी तय कर ले हम न्यूनतम बिल लाना चाहते हैं, साझा कॉन्सेप्ट, जैसे जेपीसी का कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं, पर यह शक्तियों के संतुलन के आधार पर ही तय होना चाहिए। मेरा यह राय है, बाकी आप लोग जो करना करिए भाई, हम लोग तो बस पढ़ा ही सकते, समझा ही सकते, और ज़्यादा करोगे तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, लाठी खा लेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। उस शक्ति का संतुलन तो आप ही लोग कर रहे हो, 2-3 जो धूर बना हुआ है अनुच्छेद 50 के तहत, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपना अपना एक लेगेसी लेकर चल रहा है, अपना अपने एक ऑरा लेकर चल रहा है। जनता क्या है, किस रूप से, उसको आप लोगों को क्या पता चलता है। जाइए ग्राउंड लेवल समझ में, अभी भी रोटियां नहीं मिल रही है, आप एसी में बैठ के नियम कानून बोलते रहते हैं, और वो लोग क्या करता है, अभी भी ईटा पत्थर तोड़ के नमक रोटी खा रहा है।
तो इस तरीके से व्यवस्थाओं को सुधार करने की चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है। अब है कि समय सीमा न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है कि न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने की टिप्पणी की, यह कहते हुए कि आवश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। तो आपको आवश्यक विलंब के संदर्भ में कि हाँ, एक तय सीमा आप अपने से निर्धारित की, किसी भी राजनीतिक किसी भी विधेयक का समाधान किस रूप से हो सकता है, क्योंकि जनता ने 5 वर्ष तक ही चुनकर उस जो विधायिका को भेजा है सदन में, आप वो विधानसभा में कहीं भी भेजा है। तो ये चीजें याद रखें। प्रश्न उठता है, क्या न्यायपालिका स्वयं मुकदमों के लंबित रहने की समस्या पर समाधान गंभीरता से दिखाएगी? तो अब यह भी होता है, मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं, जाकर आज एडिटोरियल में देखिएगा यही बात लिखा गया है। क्या बोला गया कि तुम तो बहुत बात करते हो सब में सुधार और संस्थाओं, क्या तुम अपने स्तर पर सुधार करने के लिए तैयार हो? 5 करोड़ से अधिक आपके यहाँ केस पेंडिंग है, लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो आप उसका समाधान कब ढूंढेंगे? दूसरे के बर्तन में झांका झांकी करोगे कि उसमें कौन सा खाना बना रखा है? पहले अपने खाने का स्वाद लो, उसके बाद उस स्वाद को दूसरे तक पहुंचाओ। देखो मेरे यहाँ खाना तुम इन्वाइट करो, देखो हम कितना बेहतर बनाए, हम कैसे ठीक कर लिए सारा चीज़। तो ये चीज होना चाहिए। क्या विवादों के लिए निश्चित समय सीमा में निपटान की व्यवस्था विकसित की जा सकती है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, लगातार प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप अपने ही कृत से अपने आप पर एक 2-4 प्रश्न का बमबारी करवा रहे हैं। संस्थाएं पूछेगी आज के बाद, बुद्धिजीवी वर्ग पूछेंगे, भाई तुम कब बता रहे हो? तो तुम बोलोगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, तुम क्या कर ले रहे हो? मेरा जो लेगेसी है उसको तोड़ दे रहे हो। तुम आओ, स्वतः संज्ञान में आओ और तुम कोर्ट ऑफ कंप्लेंट का केस करो, नहीं तो जाओ जेल 2-4 महीना हवा खा के आओ। तुम तो यही कर सकते हो, तुमको यही आता है। तुमको कुछ नहीं समझ में आता तो लास्ट में क्या करते हो? यही 2-4 मामला फिट कर दोगे, पर अपने आप का स्व आकलन नहीं करोगे कि एक नोट आपके एक जुडिशियल मेंबर के पास नोट से भरा, जला हुआ नोट से भरा चीजें मिली, फिर आप उस पर अभी तक 6 महीना तो हो ही गया होगा, आप तक उस पर कुछ डिसीजन नहीं लिए। उसका क्या होना चाहिए, उसका और उसके लोगों का क्या होना चाहिए, उसके इकोसिस्टम का क्या होना चाहिए, सोच के देखिए। क्या आपके पास संसाधन नहीं है? क्या आपके पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं है? क्या आपके पास प्रबंधन नहीं करने की नीति आती है? तो अपने मामले तो चुप हो जाते हो, पर जैसे ही विधायिका कार्यपालिका कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगी तो उस पर चलोगे उंगली डालना। तो ये चीज में समझना है कि आप व्यक्ति विशेष के तौर पर, जब आप संस्था विशेष के तौर पर किसी पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली ना 4 उंगली आपके तरफ होती है। आप किसी के सामने एक उंगली उठा रहे तो इसका मतलब 4 उंगली आपके पास से पीछे घूम रहा है। तो पहले स्व आकलन करना है, उसके बाद उसके लिए सामने वाले को जवाबदेह तय करना है। आप पहले आप सुधार लो सारी चीजों को, उसका रगड़ो सबको। मैं उस दिन फिर से बोलूंगा आपके लिए, आप पहले आप सारी चीजों को सुधार दो। जितना सुधारना आपके लगता है ये सुधार होनी चाहिए, A to Z सुधार करके आओ। न्यायपालिका की बात मैं कर रहा हूं, सुधारो। उसके बाद जितना रगड़ना विधायिका को, जितना कार्यपालिका को, मैं आपके साथ रहूंगा इस चीज को। नहीं तो आप पे ही सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आकलन स्वयं का कीजिए, ठीक है ना? तो इस चीज को समझने का प्रयास है। संविधान का सरलीकरण और समय पर आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में संविधान की भाषा शैली अधिक सरल बनाने की आवश्यकता है। केवल इंग्लिश मीडियम, हालांकि सरकार और न्यायपालिका इस स्तर पर बहुत से सुधार किए हैं। डिजिटल आपको सारी चीजें हो रही है, धीरे धीरे चीजें आसान हो रही है, आने वाले समय में ये हो भी जाएगी। तो इसे ध्यान रखना है। केवल विशेषज्ञ ही नहीं, आम नागरिक भी संविधान को समझे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि सरकार और न्यायपालिका द्वारा कई सरलीकरण पहले की गई है, जिस पर लगातार काम हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझ भी जाएंगे। तो इस संदर्भ में समाधान ढूंढा जा सकता है। क्लियर है? अब है, आप लोग इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो इस बार 71 का बीपीएससी मेंस देने वाले हैं, इस प्रोग्राम को जरूर जुड़िए। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में लगातार डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें लोग टोटल टेस्ट 63 आप लोगों को क्या किए बना कर रखे मॉडल के तौर पर। इतना टेस्ट लेंगे, जिसमें डेली आंसर राइटिंग टेस्ट आपको 48 है। आपको लगातार काम कराया जाएगा और लगातार 112 दिन तक काम कराया जाएगा। लिखने की हैबिट डाली जाएगी ताकि आप अधिकतम लाभ ले पाए। और हमारा प्रयास यही रहता है, गूगल मीट आप लोग को अरेंज कराया जाता है। जल्दी आपको गूगल मीट जो बच्चे लिए हैं, हो सकता है कल या परसों फिर से गूगल मीट होगा, तो उस पर सारी बातें हो जाएंगी। तो आप लोग यह जरूर आप लोग को शामिल होना चाहिए। 71वीं मेन 70वीं जो इंटरव्यू देंगे उसको लाभ होगा, इससे चीज़ें आप ले सकते हैं। क्लियर है? आपको ये सब चीज़ें, इंटरव्यू प्रोग्राम भी लगातार चल रहा है, उसका वीडियो आप लोगों को गूगल मीट पर दिया जाता है। आप लोग जरूर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या चीज़ हम लोग देना चाहते हैं, किस लेगेसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल आपको एक अभ्यर्थी नहीं, पास आउट अभ्यर्थी नहीं बनाएंगे, आपको एक प्रशासक बनाएंगे जो राज्य के एसेट के तौर पर काम कीजिएगा, हवाबाजियों के तौर पर नहीं काम होगा। अगर आप लोग को ये PDF मिलेगा तो ये जो ब्लू रंग का लिंक है उसको क्लिक कीजिए, सारे बैच तक पहुँच जाइएगा आप लोग। तो क्या होगा, या जाइएगा www.bauddhyukticlasses.in पर, वहाँ
लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने या गूगल प्ले स्टोर पर जाके लॉगिन कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिएगा और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्लान है, अपने दोस्तों को बताइए। गूगल मीट को पहले सुनिए चीज़ों को, क्या हम लोग अलग करवा रहे हैं, किस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। चलिए, राज्यपाल को राज्य में कितने अधिकार है, सबसे बड़ा प्रश्न है आज का। आपसे प्रश्न पूछेगा इंटरव्यू में, बताओ बाबू, आप ये हाल फिलहाल में कुछ घटनाक्रम हुआ, संवैधानिक पीठ बैठ गया है, तो राज्यपाल की शक्ति कितनी है रहनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम तमिलनाडु की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा वहाँ के माननीय राज्यपाल पर क्या हुआ, लगातार प्रश्न किए गए। प्रश्न की सीमा कैसी है, प्रश्न का किस स्वरूप में किया गया वो अलग मैटर है, पर प्रश्न तो किए जा रहे हैं ना, उनकी शक्तियों को लेकर प्रश्नगत किया जा रहा है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। पूछे गए प्रश्न जो थे हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 14 जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों ने फैसला दे दिया, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में कुछ बातें बता दी। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका परिणाम कैसा होगा। बहुत दूरगामी परिणाम हो, केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर देगा, साथ ही साथ शक्ति किस तरीके पर होगा वो भी निर्धारित कर देगा। उन परिस्थितियों से जुड़ी है जो राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को निर्णय लेता है। तो राज्यपाल बनाम राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का कॉन्सेप्ट है, उसमें जनमत का प्रश्न आ जाएगा कि हाँ कैसे यह तय होगा, जनमत कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि जो विधायिका चुन के गई है वो चाहेगी राजनीतिक संतुलन स्थापित करना, वो जनता के हितों में ओवर स्मार्ट बनकर कार्य करना कि हम जनता में लोकप्रिय बने। अब राज्यपाल चाहेगा केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करने में केंद्र की भूमिका उसमें अहम हो जाए, राज्यपाल अपने संदर्भ में शक्तियों का प्रयोग करना चाहे तो कैसे जनमत का प्रश्न तय हो पाएगा। जनता के प्रश्न जो होंगे उसके लिए जनमत सिद्धांत कितना कार्य कर पाएगा, कैसे हम मिलजुल के काम कर पाएंगे इस चीज को। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मूल सिद्धांत क्या है, राज्य सरकार जनता की इच्छा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होती, तो वो केंद्र के अधीनस्थ के तौर पर काम करता है। कभी कभी इनके प्रत्यारोप के तौर पर यह बोल भी दिया जाता है। बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा क्या राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, तो ध्यान रखिए इस माननीय पद में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वर्जित है, पर कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जहां पर लोग बोल रहे, जैसे कैग के बारे में बोला जाता है या लाश का पोस्टमार्टम करता है, वैसे ही आपको सीबीआई के बारे में बोल देता है पोपट यानी तोता बोल देता है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने वैसा कार्य दायित्व किया। आपको लगातार आपके लिए आपके संवैधानिक सुधारों के लिए आयोग बनाए गए, समितियां बनाए गए, क्या उस रोल मॉडल को आप लोग 100% काम कर रहे हैं उसके लिए, तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती है। तो अनुच्छेद 200 के संदर्भ में यथाशीघ्र शब्द आधार पर कोई निर्धारित समय सीमा तय नहीं करने से इंकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट। हालांकि एक ऐसा निर्णय है जिसका प्रभाव राज्यों और केंद्रों के संबंधों को दीर्घकालिक परिणाम के रूप में आएगा कि यथाशीघ्र को किस रूप से देखा जाना चाहिए। तो नोटेट करके आप भेजेगा विधायिका, भाई मालिक आप राज्यपाल हो, माननीय राज्यपाल हो, तो आप क्या करो, अच्छा शीघ्र निर्णय ले लेना जल्दी, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है जल्दी समाधान ढूंढना जनता के हितों के लिए। तो ताकि उसका पाँच वर्षों में जो चयन करके भेजा है उसका हम वृहद लाभ ले पाए। ये सब सारी चीजें याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि इतिहास में राज्यपाल का पद अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा, जहां प्राचीन और मध्यकालीन में कई राज्यपाल जैसे केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब गवर्नर हुआ करता था प्राचीन कालों में, जैसे राजकुमार के तौर पर देखते थे विरोध हो जाता था, मध्यकाल में विरोध देखते होंगे। तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश काल में गवर्नर पूर्णतः केंद्र की नीति का वाहक बन गया था, जैसा ऊपर से आता था ऑर्डर वैसा ही ग्राउंड लेवल पर काम करता था, उससे अतिरिक्त बढ़कर काम करता। शोषण करने के लिए 10 मानक बना, वो 50 मानक बना लेता था, क्योंकि उसको अति शोषण करना था। पर जैसे ही आजाद होता है, भारत संविधान निर्माताओं के एकता और स्थिरता को लेकर बात करता है, इस पद को बनाए रखना है कि नहीं या हटा देना है, इसके लेकर कई नेताओं में वाद संवाद होते हैं, जिसमें नेहरू, पटेल, BR राव, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर सभी लोगों का योगदान आ जाता है, उनका नाम सबसे पहले। तो कुछ लोगों का विचार, जैसे राव चाहते थे कि राज्यपाल विधानसभा के द्वारा चुने जाए, इनका विचार था, ताकि हम शक्ति संतुलन का जो कॉन्सेप्ट उसको स्थापित करें। तो मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, यह एक प्रश्न बन गया, तो ठंडे बस्ते में चला गया। पटेल समिति क्या बोलते, जो पटेल बना समिति बनी थी, राज्यपाल को जनता द्वारा चुने जाने और महाभियोग की व्यवस्था को सुझाव दिया था। तो यहाँ पर भी इनके द्वारा यह बोला गया कि जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, यह जब स्टैंडिंग कमेटी बनी थी उस समय विचार संविधान निर्माती सभाओं में चर्चा का विषय बना था। जेपी ने क्या कहा, राष्ट्रपति के लिए एक पैनल प्रणाली को सुझाव दिया कि पैनल प्रणाली हो जाए, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में वो किस रूप से काम करेगा, किस तरीके से आगे अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। वही डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते, तर्क दिए कि राज्यपाल केवल नाममात्र की मुखिया होगा, इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, परंतु केंद्र सरकार नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य ले। ऐसा
अंबेडकर जी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सा वाद संवाद हो रखा था, उसका आउटपुट यही निकल कर आया था कि देखो तुम राज्यपाल को क्या बनो, नाम मात्र का मुखिया बना दो, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब है कि उसके लिए क्या करना है, मुख्यमंत्री परामर्श जरूर होनी चाहिए। जिस राज्य में नियुक्ति करना है किसी राज्यपाल को, मान लीजिए बिहार में करना है या उत्तर प्रदेश में करना है, वहाँ के मुख्यमंत्री से राय जरूर लेना है केंद्र को, नहीं तो क्या होगा ना कि विपरीत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि उसके बीच बहुत सी चीजें उभर कर आती है। सिफारिश से यह हुआ कि राज्यपाल गैर राजनीतिक, निष्पक्ष, उच्च नैतिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों से चुने जाए, मगर व्यवहार में केंद्र सरकार को अक्सर राजनीतिक निष्ठा के तौर पर वो कार्य करता हुआ दिखता, तभी तो उस पर प्रश्न उठता है बार बार। तो सरकारिया योग इस पर आता है 1987 में, क्या बोलता है, नियुक्ति में मुख्यमंत्री के परामर्श अनिवार्य करने की अनुशंसा की, जिसे लागू नहीं किया गया है। तो यह जरूर लागू करने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री को परामर्श जरूर, हालांकि वर्तमान में ये चीजें होती है पर उस रूप से नहीं कि उसकी राय अगर मना कर दिए तो उसकी राय को मान भी ले रहा है केंद्र सरकार। इस चीज को समझिए। आज स्थिति यह है क्या, राज्यपाल मुकुटधारी है और प्रशासन नहीं करते, किंतु हालिया न्यायिक परामर्श के बाद उनकी भूमिका अधिक शक्तिशाली बन जाती है। यह राय जैसे ही यथाशीघ्र यहाँ पर स्व शक्ति को विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पर संविधान पीठ ने यह व्याख्या कर दी ना, तो अब इस पर पुनः इससे बड़ी बेंच ही इसका निर्णय ले पाएगा, 7 या 13 वाला ले पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में इस चीज को समझिएगा। अब नेक्स्ट है राज्यपाल का विवेकाधिकार, वास्तविक बनाम सिद्धांत। जैसे कैसे सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित नहीं किया है। तो यह संदर्भ समझिएगा, वास्तविक यह है कि विवेक का अर्थ व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि कानूनी विकल्पों में न्याय संगत चुनाव होता है। अगर किसी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे विवेकाधिकार शक्ति दी हुई है, या प्रशासन में आप जाते हैं तो आपको विवेकीय शक्ति मिलता है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं समझिएगा आपके व्यक्तिगत हित को पूर्ति करने के लिए दिया गया, या आपकी इच्छाएं जो होगी उसको पूर्ति करने के लिए किसी विषय पर, वो नहीं दिया गया। उसमें यह दिया गया है कानूनी विकल्प का न्याय संगत चुनाव कैसे होगा। आपके पास बहुत से विकल्प होंगे उस प्रॉब्लम्स के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए, तो उसमें सबसे सर्वोत्तम विकल्प क्या तलाशिएगा, यह निर्णय की शक्ति आपके पास होती है। यह नहीं कि आपको चेंज करना है आपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर। क्लियर है समझना। तो विकल्प की तलाश करना, न्याय संगत रूप से उसका चुनाव करना है कि हम यह, अगर मान लीजिए आपके किसी समस्या का 10 विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो 10 में से कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा वो आप ही तय कीजिए। इसलिए आपको विवेकाधीन शक्ति दिया गया। मान लीजिए यहाँ से 1 से 10 तक आपको विकल्प दिख रहे हैं, ठीक है, विकल्प दिख रहे, हो सकता है प्रथम दृष्टिया में आपको विकल्प नंबर 3 आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको यूज कीजिए। हो सकता है विकल्प आपको जो आपको 8वां है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा इस समस्या का समाधान के लिए, तो आप 8 का प्रयोग कीजिए। यह तय करने की शक्ति आपकी होगी, पर इसका दायरा क्या होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए। यह आपको बना के मेंटेन रखना है। यह नहीं कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना, एज ए संस्था के तौर पर, एज ए संवैधानिक पदों को लेकर या प्रशासनिक पद पर आप हैं तो इस चीज को समझिएगा। अब अधिकांश राज्यपाल निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं लेते बल्कि केंद्र से निर्देश आने की प्रतीक्षा करते। यह भी तो देखने को मिलता है लगातार कि केंद्र जब तक नहीं कोई ऑर्डर देगा, कोई निर्देश नहीं देगा, तब तक राज्यपाल, माननीय राज्यपाल इसका निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। तो यह वही मुकुटधारी कॉन्सेप्ट को जन्म दे देते हैं, चुपचाप देखते रखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पृष्ठभूमि विवेकाधिकार का विस्तार लोकतांत्रिक असंतुलन का कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक, मैं बार बार अपने गूगल मीट प्रोग्राम में या डीएनए में इससे पहले एक ही शब्द प्रयोग करता, किसी भी संस्था को, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को या प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो राजनीतिक असंतुलन या मूल जो लोकतंत्र का भावना उसको छीन करे या उसको तोड़े, इसको बर्बाद करे। उसका प्राथमिक दायित्व है उसको स्थापित करना। वो किस तरीके से स्थापित कर, व्यक्ति विशेष के तौर पर काम कर। सत्ता का संतुलन हमेशा, सत्ता का अभ्यास करना हमेशा जरूरी नहीं, जनता अभ्यास करे सत्ता का, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखिए, डिम्स असेंट के बारे में राष्ट्रपति के से परामर्श, तो न्यायालय ने का दृष्टिकोण यह है इसमें कि विलंब के कारण विधेयक को स्वतः स्वीकृति मान लेना, यह अवधारणा अस्वीकार किया कि ऐसा नहीं कि तुम नहीं निर्णय लोगे तो विधायिका इसको क्या बोलेगी कि स्वतः मान लिया, हम इसको आपने पारित कर। जैसे राज्यसभा में, लोकसभा का अगर धन विधेयक जाता है लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में, तो अगर वो यथासंभव निर्णय नहीं लेता है 14 दिन पहले, तो इसे यह मान लेता है कि वो स्वीकार कर लिया। वैसे ही विधानसभा में बातें होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मामले में जहां पर हम राजनीतिक समाधान ढूंढ रहे हैं, हम संवैधानिक समाधान ढूंढ रहे हैं, तो डिम्स एसेंट आपका नहीं होना चाहिए, या बिना स्वीकृति के आपको विधेयक को स्वतः स्वीकृति
नहीं मान लेना चाहिए विलंब की स्थिति में। अब ध्यान रखिएगा, तथा यह भी स्पष्ट किया राष्ट्रपति को अदालत में परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को अदालत से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं किया, इस संदर्भ सारे बताए गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 3 जो टॉपिक 4 टॉपिक आपको बताया गया, इसको याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका एसेंट को समझिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, इसके परिप्रेक्ष्य को समझिएगा। आप इसका समाधान कैसे करना चाहता है, आपका राय विचार किस रूप से आगे बढ़ेगा। अब देखिए पीटी फैक्ट के तौर पे इसे याद है कि भारत नेपाल के संयुक्त 19वां सूर्य किरण 2025 कल से ही स्टार्ट है, 25 नवंबर से ही स्टार्ट है, जो 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। उत्तराखंड से पिथौरागढ़ में वहाँ के कुछ सैनिक दल आए, हमारे भी कुछ आए, नेपाली पक्ष की तरफ से 384 कर्मी आए और भारत के 334। तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय अधिशेष, जो संयुक्त राष्ट्र का जो अधिशेष अध्याय 7 है, उसके संदर्भ में यह अभ्यास कराया जाता है। वो पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास कराया, जिसमें जंगल युद्ध, जो गुरिल्ला युद्ध है, उसको सिखाया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान कैसे होंगे, रोका जाना चाहिए, या मानवीय सहायता कैसी होनी चाहिए, आपदा राहत कैसे, चिकित्सा प्रक्रिया, पर्यावरण संरक्षण, एकीकृत भू विराम, इस तरह के बटालियन तालमेल कैसे स्थापित किया जाए। दोनों देश के प्रतिनिधि अपना इसमें एक्सरसाइज करें। तो ध्यान रखिए, इससे पीटी फैक्ट प्रश्न पूछ सकता है। इस पर और भी है, जो पीडीएफ होगा उसमें मैं आपको सारे कंटेंट उपलब्ध करा दूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। पर आप जरूर प्रयास कीजिए उन चीज़ों को समझने का जो हम देना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा आपका समय वेस्ट कर देगा, पर 1 घंटा अगर आप समय देते हैं, 1 से 1.5 घंटा, आपको नजरिया, आपके लिखने की क्षमता बढ़ा देगा, सोचने का नजरिया चेंज कर देगा। और जब इंटरव्यू में बैठिएगा ना, आपके पास संतुलित और संयमित जवाब होगा कि हम कितना, किस सीमा तक किसी प्रश्न का उत्तर दें और किस रूप से दें, किस की पॉइंट से दें, ताकि आप उस संवैधानिक मूल्यों को समझा पाए जो आपसे सुनना चाहता है, वो पूछना चाहता है। क्लियर है? तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।